इलेक्शन जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा, ये कहना था आम आदमी पार्टी का। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी अक्सरियत के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है, क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ महर तनवीर मौजूद है, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़े दिनों के बाद आज ये हमारे चैनल पर आए हैं। तो वक्त को जाया किए बगैर सबसे पहले इनका हाल चाल पूछते हैं, फिर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से। कहाँ गायब थे इतने दिन? हमारी ऑडियंस ने बड़ा मिस किया आपको। जी मैं आउट ऑफ सिटी था, तो आपको भी इस चीज़ का इल्म है और ऑडियंस को भी बता देता हूँ, आउट ऑफ सिटी में था, बट आज जैसे सिटी में आया हूँ और आपकी कॉल आई और मैं हाजिर हो गया हूँ। जबरदस्त। आज का मुद्दा आपको पता होगा, इस वक्त जिसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है, सोशल मीडिया पर हर जगह तहलका मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है। क्या कहना है चाहेंगे आप इस पर? ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए, सबसे पहले समझने की हमें ये ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बट उनके पास कैपिटल के अंदर जो है वो बैठे हैं वजीर आजम बन के, बट उनके पास जो उसका सूबा है उसकी हुकूमत नहीं है। मतलब भी एक सोचने वाली बात है कि 3 बार का वजीर आजम अपने कैपिटल के अंदर, उसकी हुकूमत नहीं है। बस जस्ट एक विफाक है, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, बस आप उसके दायरे में है, बट आपके पास सूबा नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह देखिए, सबसे पहले ये होता है अवाम सोचती है, सोचकर जब वोट करती है और उसकी परफॉर्मेंस पे जब सियासतदान के ऊपर वोट आता है तो फिर मुल्क की बेहतरी होती है। देखिए, शख्सियत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुल्क में शख्सियत की कोई असर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ ना करते, अवाम वोट देती है उनको? कभी भी नहीं वोट देते। अवाम की राय का, अवाम का जो इंतखाबी एक अमल होता है, उसके ऊपर आपको लब्बैक कहना पड़ेगा और वो माननी पड़ेगी। देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनकी कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भैया हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। देखिए, हम तारीफ नरेंद्र मोदी की नहीं करते, हम इंडिया की तारीफ नहीं करते, हम उनकी पॉलिसी की तारीफ करते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। वो देखिए काम करके अपनी आवाम में गए, उनको वोट मिला है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि राहुल गांधी वहां से हार जाए? देखिए, 2013 से वहां पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहां पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर कि उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते और उन्हें जीत के दिखाए हैं। देखिए, उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए, बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहां पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है। यानी कि लगभग, मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं। 300 यूनिट फ्री है तकरीबन, इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं। यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए, कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहां पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखिए,
किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो, चाहे ओपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर पे बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को। देखें इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती सड़कों के ऊपर, एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी। एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन ही करवा दें। अच्छा, हमने कभी इंडिया में नहीं ये देखा कि एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर केस किया हो। यहाँ पे आप देखें कि एक जमात हुकूमत में आती है तो दूसरी जमात के ऊपर वो केसों का अंबार लगा देती है, लेकिन हमें ये चीज कभी इंडिया में देखने को नहीं मिली। देखिए किसी भी मुल्क की तरक्की में यही चीज अहम होती है कि आप सियासतदानों को बैक करें, आप सियासत को चलने दें। आप हर एक लिमिट होती है, आप उसके अंदर सियासतदान रहे, इदारे उसके अंदर रह के काम करते हैं, वो मतलब मुल्क ठीक चलता है। अब देखें कि यहाँ पर जो आता है वो एक इस तरह की आईनी तरमीम लेके आ जाता है, अपने लिए लेके आ जाता है, अवाम को उससे कोई फायदा नहीं है, अपने लिए लेके आता है और दूसरे सियासतदान के ऊपर वो उंगली उठाता है। उसको ये सोचना चाहिए कि 5 साल के लिए कुर्सी मुझे मिली है, बाद में शायद इसी के पास चली जाए, तो ये शायद मेरे ऊपर ना उंगलियां उठाना शुरू हो जाए, ये मुझ पे केस ना करने चले जाए। देखिए हम इंडिया ना तो हमें खाने को देता है, हम अपने मुल्क में बैठे हैं, लेकिन हमारे अगर पड़ोसी मुल्क अच्छा कर रहा है तो हमें तारीफ करने पे हम मजबूर हैं, उनकी पॉलिसी की तारीफ करने पे मजबूर है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते। इवन के हमारे जो पार्लियामेंट है उनमें खड़े होकर हमारे जो हुक्मरान है ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतरीन है कि वो चांद पे पहुंच गई और हमारे बच्चे जो है वो गटरों में गिर के मर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, जब वो भी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जब वो बात करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी आपने ये सुना हो, कभी भी हमारी असेंबली के अंदर किसी ने कहा हो यार ईरान की बड़ी खारजा पॉलिसी तगड़ी, कभी सुना? नेवर। अफगानिस्तान की सुना हो कभी आपने? बांग्लादेश की कभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में सुना हो? भूटान के बारे में, नेपाल के बारे में, मालदीव के बारे में, मतलब किसी भी जो और हमारे करीब करीब है फलस्तीन के बारे में किसी की नहीं सुना। उनकी क्यों सुनते हम? उनके काम इस तरह के, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं तो अवाम उन पे बात कर रही है ना भाई। हमारे सियासतदान असेंबली के अंदर खड़े हो रहे हैं, 99 नाम अल्लाह के ऊपर लगे हुए, उसके साये के नीचे खड़े होके भी अगर हमारे सियासतदान गलत बयानी कर रहे हैं फिर इनको तो पकड़ होगी, या तो वो सच कर रहे हैं बात, और भाई उसी असेंबली में खड़े होकर अगर आप सच बात करते तो वही कानून आप बनाने के अहल है, बनाए क्यों नहीं बनाते वो कानून? किसने रोका है? वोट पावर आपके पास, अवाम ने आपको वोट दे दिया, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको वहां पर हर चीज प्रोवाइड कर रही है, अवाम अपने टैक्स के पैसों से आपको फॉर्च्यूनर भी लेके दे रही है और खुद अवाम साइकिल लेने की औकात नहीं रख रही, लेकिन आप सब कुछ उनके पैसों से कर रहे हैं। आपसे मांग क्या रहे हैं? कोई देखिए कोई भी गरीब यहाँ से अभी पकड़ ले, मुझसे भी ज्यादा कौन गरीब है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने इनको कभी कहा है कि मुझे रोटी दे दे? आपने कभी कहा इनको रोटी भाई मुझे खाने को दे दे? हम क्या कहते हैं यार मुल्क के लिए बेहतर कर दे, जो मुल्क के लिए ठीक होगा, हम इस मुल्क के रहने वाले सिटीजन है, हमारे लिए बेहतर हो जाए। सिर्फ ये बात करते हैं कि इंटरनल पॉलिसीज के साथ साथ अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज को भी बेहतर किया जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर किया जाए, नेबर कंट्री के साथ बना कर रखे। भाई वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, पाकिस्तान एक बदकिस्मत तरीन कौम है जिसकी अपने किसी हमसाये के साथ नहीं बनती है। देखिए किसने बनानी? आपने नहीं बनानी, मैंने नहीं बनानी, हम एक सोशल वर्कर है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात वहां तक हमारी जाती जहां तक हम बस पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान ये पॉलिसी बनाए ना, और भाई अपने हमसायों से बेहतर रखें। अगर आप एज ए सियासतदान नहीं रख सकते, एज ए मुसलमान ही रख ले। जब हमारे कुरान में, हमारे दीन में ये हुक्म है जब तक आपका पड़ोसी नहीं राजी आपसे रब नहीं राजी, तो इस चीज को सोचते हुए आप कर लें। और दूसरी सेकंड बात ये है कि भाई उनके मुल्क का इलेक्शन हुआ है, वहीं पर डिस्कस होगा। हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है, हम खाना काबा में जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर हम अपने लीडर के नारे लगाते हैं। ठीक है, नो डाउट मैं भी इमरान से बहुत प्यार करता हूँ, ये नहीं कि मेरे मुल्क का, वो मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये नहीं है कि मेरे वजीर आजम साहब का वजीर आजम का नारा खाना काबा में लगे जहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं यार अपने मुल्क के मामले अपने मुल्क में रखें, आप वहां अगर चंद एक सियासी जमातें आपस में नारे कसने लग जाती, आप लंदन में जाते हैं, वहां पर नवाज शरीफ का घर है या वहां पर किसी भी और सियासतदान का घर है, आप वहां पर नारे लगाने लग जाते, तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? जब आप अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क के अंदर नहीं रखेंगे, फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी। जब आप अपने मुल्क के मामलात को अपने मुल्क में डिस्कस करें, देखिए इलेक्शन इधर हुआ है, आप सऊदी अरेबिया में जाके डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्शन में धांधली चले मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान में हुई है, आप लंदन में जाके चोर चोर के नारे लगा रहे, वो किस मुल्क का वजीर आजम है जिसके खिलाफ आप नारे लगा रहे? वो पाकिस्तान का वजीर आजम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो यही चीज है ना, वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो चाहे धांधली से आया है, चाहे वो चोर दरवाजे से आया है, चाहे वो बूट पॉलिश करके आया है,
जैसे भी आया है, वो मुल्क का वजीर आजम तो नवाज शरीफ बन के बैठ गया है ना। जब आप उसको बाहर जाके डीरेल करेंगे, एक साबिक वजीर आजम को जब वहां की आवाम देख रही होगी कि ये कौन गुजरा है, वो बताएंगे साहब का वजीर आजम नवाज शरीफ गुजरा है। वो किस मुल्क का जी? पाकिस्तान का जी। बेइज्जती तो पाकिस्तान की हुई ना। आप इससे, मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर 199 पासपोर्ट है जिन मुल्कों के पास है, उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है? 197। यानी कि उल्टा हम तीसरे नंबर से हैं, यानी कि बैक से हम तीसरे नंबर पे हैं। यानी कि हमारे इस्लामिक जमहूरिया, यानी कि थोड़ी देर आप पाकिस्तानियों को मैं कहना चाह रहा हूं, और जहां जहां दुनिया में पाकिस्तानी सुन रहे हो या कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सुन रही है, 1 मिनट के लिए अपने जरा दिमाग से एक बात सोचिएगा कि जो मुल्क के पास, जिस मुल्क के पास एटमी कुव्वत हो, जिस मुल्क के पास 7,50,000 कमोबेश आर्मी हो, जिस मुल्क के पास जाबाज किस्म की फोर्स हो, जिस मुल्क के पास मुजाहिदीन की कमी ना हो, जिस मुल्क के पास सोना हो, उसके पास हर चीज, एग्रीकल्चर की बेशुमार चीजें हो, वो मुल्क 197 के ऊपर अपने आप को लीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है और अपनी पॉलिसी को बेहतर करने की जरूरत है। सर, कोई पिछले साल तक ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से जीत जाएंगे, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ। आम आदमी पार्टी के हारने की वजह आपके नजदीक क्या है, और नरेंद्र मोदी के जीतने की वजह आपके पास क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ऑनेस्टली ये बताता हूँ कि वहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा इंडिया में बातें होती हैं। ये मैं आपको अब इंडिया के अंदर की बात बताने लगा हूँ। अब आवाम इससे एग्री करे या डिसएग्री करे, आपकी ऑडियंस, ये उन पे छोड़ता हूँ क्योंकि वो इंडिया से ज़्यादा हमें देख रहे हैं। मुसलमानों का बड़ा नाम यूज़ किया जाता था नई दिल्ली के अंदर, और इसके अपोजिट गुजरात का कसाब कहा जाता है नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, ये उनके पास आखिरी चांस था। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि अगला वजीर आजम दोबारा फिर शायद नरेंद्र मोदी बन पाए, क्योंकि उनके जो कवानीन है, उनके मामलात है, शायद कुछ उनसे बेहतर आ जाए, या बीजेपी उम्मीदवार ही किसी और को चुन दे। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनाने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास आखिरी चांस था अपने आप को मनवाने के लिए। जिस तरह आप कह रहे हैं उनके वो रील्स बन रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फनी क्लिप बन रहे थे, तो यही था। देखें, वहां पर हमें कुछ भी नहीं ऐसे देखने को मिल रहा कि वो अग्रवाल जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसी उनकी हो जो आवाम दुश्मन हो, बट आवाम को कुछ बेहतर चाहिए, यानी कि उनको कोई ना कोई मजीद बेहतरी की जरूरत थी। वो नरेंद्र मोदी की तरफ इस वजह से गए हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यार एक मुल्क का वजीर आजम है और ठीक है उसके नीचे ये मेरा नई दिल्ली का चल रहा है, तो हमें दिल्ली वालों को मजीद तरक्की की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने 48 सीट के ऊपर उनको जितवा दिया। अनफॉर्चुनेट, मतलब इतनी बड़ी आपने सिंगल हेडेड उनको दे दी है कि अब चाहे कोई भी वो वजीर आला अपना लगाए, कुछ भी लगाए, मतलब उनके पास सिंपल मेजोरिटी आ चुकी है। अब देखें, अभी 1-2 दिनों के अंदर रिजल्ट हमारे सामने मजीद आएगा कि उनका वजीर आला कौन जा रहा है। पहले तो उन्होंने बड़ी नवजोत सिंह सिद्धू को ऑफर करवाई थी, सिद्धू को 2014 में ऑफर करवाई थी कि आप पंजाब को छोड़ के दिल्ली में आए, हम आपको यहाँ पर लगाएंगे, आपको सीएम मतलब दिल्ली का लगाएंगे, बट वो नहीं आया। अब देखें कि नरेंद्र मोदी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है या थर्ड ऑप्शन के ऊपर वो क्या जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं कि कौन उनका वजीर आला बनेगा और अपने सूबे को लेके चलेगा। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं। इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चले, बल्कि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक क्रैकडाउन भी शुरू किया गया था कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और जिनके पास जो है वो पेपर्स नहीं है, उन्हें जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लेकिन वो भी देखें, सबसे ज्यादा आवाम रह रही कोलकाता के अंदर, बंगाल, लेकिन वहां से क्रैकडाउन नहीं शुरू हुआ, नई दिल्ली से शुरू हुआ। और हुआ भी किससे, मैंने पहले भी बता चुका आपके प्रोग्राम में, वहां के एक मुंतजिम है जिसको हम अमीर कहते हैं उर्दू जुबान में, जिसको हम लीडर कहते हैं मुसलमानों का नई दिल्ली के अंदर, उसने ये कहा था कि बांग्लादेशी जितने भी यहाँ पर है उनको निकाल दिया जाए क्योंकि हमें अब इनसे खतरा है कि शायद ये आके कोई ब्लास्ट ना कर दे हमारे मदारिस के अंदर या मस्जिद के अंदर कोई बम ब्लास्ट या कोई इस तरह की इनलीगल कोई हरकत ना कर दे जिससे मुसलमानों का इमेज खराब हो या नई दिल्ली के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम हो। अब वो तो वहाँ से निकल गए, अब यहाँ पर बांग्लादेशी अभी भी मौजूद है। मेरा यहाँ पर ये ख्याल है कि अवाम ने शायद उनको वोट ही इस वजह से दिया है कि हमारे परचम को जलाया गया, हमारी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, तो आप आए इधर भी और यहाँ से भी सवाल। बांग्लादेशियों ने क्या नहीं किया, इंडिया के परचम की बेहुरमती की गई बांग्लादेश में बांग्लादेशियों की जानिब से, तो हर एक्शन का रिएक्शन तो फिर आता है ना। अब आप देखें कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने निकल पड़ा है। यहाँ पर मैं एक खबर ब्रेक करना और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको कमिंग अप में प्लीज लगा दीजिएगा। मैं ये बता दूं कि यहाँ पर
मैं इंडिया को एक बिल्कुल एक वार्न देना चाहता हूं और उनको एक बात बताना चाहता हूं, उनको आइडिया भी होगा, लेकिन आपके तसव्वुर से मैं उनको बता देता हूं, आपने वहां पर जो पैसे लगाए हैं ना इंडिया ने, वो बहुत जल्द डूबने वाले हैं। अफगानिस्तान में डूबने वाले। हकानी और अफगानी ग्रुपों की आपस में लड़ाई चल पड़ी है पिछले 3 दिनों से। मैं कहीं पर बिजी था वरना, और मुझे थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, वरना मैंने अपने चैनल पे ब्रेक करनी थी खबर। उनकी आपस में लड़ाई चल रही है अफगानियों की। एक आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जब